नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तिकोनिया हिंसा का मामला एक बार फिर से गर्माता जा रहा है। लखीमपुर खीरी में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पर आरोप तय किए गए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आईपीसी की धारा 302, 307, 120B के तहत मामला आगे बढ़ रहा है। 326 समेत कई धाराएं लगी हैं। आशीष मिश्रा पर हत्या का मुकदमा चलेगा। बेहद बड़ी खबर है ये इस वक्त की। तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा आईपीसी की धारा 302, 307, 120B और 326 के तहत कई ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जो हत्या के आरोपी पर लगाई जाती हैं। यानी कि आशीष मिश्रा पर अब हत्या का आरोप तय किया जाएगा। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले में बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट क्या है वो समझ लीजिए। आशीष मिश्रा टेनी, जिस पर हत्या के आरोपों को तय करने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। तिकोनिया इलाके में हिंसा का मामला, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी पर आरोप तय हो चुके हैं। आईपीसी की धारा 302, 307, 120B में आरोप तय किए गए हैं। धारा 326 समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप तय हुआ है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी से जुड़ी बड़ी अपडेट है इस वक्त की। आशीष मिश्रा टेनी पर हत्या का आरोप तय हो चुका है और धाराएं कौन सी लगी हैं वो समझ लीजिए। धारा 303, 302, 307, 120B और 326, इन तमाम धाराओं के तहत हत्या का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी को बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बेहद बड़ी खबर है। लखीमपुर खीरी से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट अब तक की। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको कन्नौज से दे रहे हैं। कन्नौज में बोले हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव में कम मतदान को लेकर, कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर के उन्होंने बोला है लोकतंत्र पुलिस के सहारे चलाओगे या डराओगे। अखिलेश का ये कहना है। रामपुर मैनपुरी में सपा नेता मजबूती के साथ लड़े हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये समय नहीं है। वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गए आप, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। कम वोटिंग का भैया क्या कारण रहा? कम वोटिंग का अब तेरे वहां पूछ लेना, अभी तो मत पूछिए। केवल इतना ही कारण समझ लीजिए। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओगे आप और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं उससे ज्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा, और जनता को इसी तरह खड़े होकर के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचेगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पर विजय बहादुर पाल जी चल रहे थे, वो रास्ता मजबूत होगा। तो बड़ी खबर अहम जानकारी शिवपाल यादव से जुड़ी हुई दे रहे हैं आपको। शिवपाल यादव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अखिलेश ने बड़े संकेत दिए हैं, विधानसभा में शिवपाल नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं।
जिस भूमिका में अभी अखिलेश यादव नजर आते हैं उस भूमिका में शिवपाल यादव नजर आ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? ये बहुत बड़ी खबर है तौकीर, जिस तरीके से पिछले दिनों बीजेपी ने विरोधात्मक कार्रवाई शुरू करी शिवपाल यादव पर, और शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो या डिंपल यादव, ये तीनों ही एकजुट होकर के खड़े रहे। उसके बाद मैनपुरी का चुनाव हुआ और चुनावों के बाद ये बड़ी अपडेट है कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका मिल सकती है। देखिए, अभी उपचुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन समीकरण जरूर साफ नजर आने लगे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पूरे परिवार को हमेशा एक करना चाहते थे। वो उनके जीते जी तो संभव नहीं हो सका, लेकिन उनके देहांत के बाद पूरा परिवार एकजुट जरूर नजर आया है। मैनपुरी उपचुनाव के दौरान शिवपाल यादव कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव के साथ थे, शिवपाल सिंह यादव, और उसके बाद अब चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आने हैं। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने एक संकेत दिया कि वो कन्नौज से 2024 लोकसभा में प्रत्याशी हो सकते हैं, तो फिलहाल वैसा ही एक संकेत भी देखने को मिल रहा है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव अब समाजवादी पार्टी में बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। साइकिल के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे और उसके बाद विधायक हुए, तो फिलहाल उनको विधानसभा जो प्रतिपक्ष नेता के तौर पर बैठाया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से खेमेबंदी हुई और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर थे वो शिवपाल यादव के साथ चले गए थे। अभी हाल फिलहाल मैनपुरी चुनाव से पहले डीपी यादव जो बड़ा नाम थे वो भी नजर आए थे शिवपाल सिंह यादव के साथ। तो कहीं ना कहीं जो शिवपाल सिंह यादव अगर पार्टी में सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर पार्टी तो मजबूत होगी, लेकिन जो बंटवारा हुआ दोनों की तरफ, जो कुछ प्रगतिशील में चले गए, कुछ समाजवादी में रह गए, तो वो भी अगर यूनाइट होंगे तो माना यह भी जा रहा है कि अगर शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए जाते हैं तो उनका एक कमरा भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में अलॉट होगा और वहां पर भी वो बैठेंगे भी। और इस तरफ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दोनों के करीब आने के बाद कुछ नजरें टेढ़ी जरूर कर चुकी है। पहले सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाया गया, अब शिवपाल सिंह यादव तक जांच भी पहुंच रही है। अब दूसरी तरफ उनका जो बंगला था, जो 2017 में मायावती के पास कभी हुआ करता था, उस बंगले को पार्टी कार्यालय के तौर पर शिवपाल सिंह यादव को दिया गया था। अब ये भी माना जा रहा है कि वो बंगला भी उनसे छीन सकता है, पार्टी कार्यालय भी उनका खत्म किया जा सकता है। तो फिलहाल उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन होगा, लेकिन अखिलेश यादव के साथ आने के बाद कुछ दुश्वारियां जरूर बढ़ेंगी शिवपाल सिंह यादव के, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है कि वो मजबूत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर के बड़ा अपडेट है, इस वक्त का संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि समाजवादी पार्टी का इरादा अब नहीं है कि अपना नुकसान करवाएंगे, और इस इरादे से हटते हुए उन्होंने सीधे तौर पर ऑफर कर दिया नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कि साहब अब आप इस कुर्सी पर बैठिए और दल को एकजुट रहने की जरूरत है 2024 के मद्देनजर, आगामी निकाय चुनावों के मद्देनजर भी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से तुकुनिया मामले को लेकर के बड़ी खबर है। आशीष मिश्र टेनी पर आरोप तय हो चुके हैं, 302, 307, 120 भी में आरोप तय किया गया है। राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से हमारे साथ में। राजेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी फिलहाल आ चुकी है। आशीष मिश्र टेनी पर आरोप तय हुए हैं और अब मुकदमा चलेगा और हत्या का चलेगा। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कांड जो हुआ था उसमें इन्होंने डीजे कोर्ट में अपनी जो जमात कराई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसके उनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए हैं। आरोप डीजे कोर्ट ने तय किया धारा 145, 148, 326, 307, 302, 120 में 427 और धारा 177 में आरोप तय किए गए हैं। जो भी 14 आरोपी थी सारे आरोपों के ऊपर ये आरोप तय किए गए। आरोपी सुमित जायसवाल के ऊपर धारा 325 का भी आरोप तय किया गया है। अंकित दास, लतीफ सत्यम पर धारा 30 का आरोप तय किया गया है। अलग से जो धाराएं हैं वो भी और लोगों पे तय की है। नंदन सिंह पे धारा 527 का आरोप तय किया गया है। आज करीब 225 दिन से आशीष मिश्रा जेल में है। उनकी मुश्किलें अब तो काफी बढ़ चुकी हैं। ये कहिए कि उनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं, अब उनके ऊपर मुकदमा ही चलना बाकी रह गया है कि उसमें फर्स्ट गवाही जो है वादी मुकदमे की पड़नी है, वो भी फर्स्ट जो तारीख अपडेट निश्चित होगी उसके वादी मुकदमे की पहली गवाही पड़ेगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आज यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। आपको बता दें, विधानसभा में आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो सरकार ने कहा वो करके दिखाया। हमने बिना भेदभाव के विकास किया, जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास है। पहले इसी उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, विकास का विजन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन कानून व्यवस्था प्रदेश को हमने दी, समाज के सभी तबकों को योजना का लाभ भी मिल रहा है। जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद और समर्थन, यह जन विश्वास का प्रतीक होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस देश को यही मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस थीम को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। जो कहा वह करके दिखाया, और जितना किया उतना ही जनता जनार्दन के सामने कहा भी, तो अपार जन समर्थन उसकी परिणति थी। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। एक समय इस प्रदेश के अंदर पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था, दंगे होते थे, व्यापक अराजकता थी। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों के मन में एक भयावह दृश्य पैदा होता था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश। विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पास हो गया। आपको बता दें कि इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता थी और एक बार फिर से सरकार ने अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा है। विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा कुछ और काम नहीं, और शायद यही वजह है कि लगातार ये लोग हंगामा ही कर रहे हैं। विपक्ष ने उपचुनाव में भी हंगामा किया और तीनों सीटें भाजपा जीतने जा रही है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ करता था। यही वजह है कि डिंपल यादव को निर्विरोध जिताया गया था। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हैं। सर, आज एक बार फिर से अनुपूरक बजट भारी भरकम पास हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? और विपक्ष लगातार हंगामा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक की आवश्यकता थी और सरकार ने अनुपूरक लाने का काम किया और उत्तर प्रदेश को चमकाने का एक लक्ष्य रख करके ये काम किया है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इसलिए हंगामा करते हैं, और मुद्दा हो तो सरकार के खिलाफ चर्चा करें सदन में, लेकिन जब मुद्दा नहीं होता तो हंगामा करते हैं। हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होता है, पराजय मिलती है। और 4 चुनाव लगातार हार करके चारों खाने चित्त हो गए हैं। अभी नगर निकाय का आ रहा है, इसमें भी कमल खिलेगा और साइकिल पंचर होगी। सर, रामपुर के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। उन लोगों का कहना है कि काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी की गई, अनावश्यक उठाया गया, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया है। हमारी सरकार में मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाता, सपा की सरकार में मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता। जब कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव था और निर्विरोध श्रीमती डिंपल यादव जी को सांसद बनवा दिया गया था। शुक्रिया सर। तो केशव मौर्य जी का 7 तरफ से कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो बजट पास हुआ है उसकी आवश्यकता थी अनुपूरक बजट की, और यही वजह है कि अनुपूरक बजट लाया गया और इस बार सदन में भी पास हो गया है। कैमरा पर्सन शिव भल्ला के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकार पिछला आम बजट खर्च ही नहीं कर पाई है और अनुपूरक बजट लेकर आ गई। आम बजट में सरकार ने बंदर बाट की और सरकार की मंशा साफ नहीं है। रामपुर में उपचुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। यही वजह है कि रामपुर जैसे विधानसभा सीट पर अनावश्यक गिरफ्तारियां हुई और उनको वोट डालने नहीं दिया गया। विधानसभा सत्र चल रहा है और सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है और आज उस पर चर्चा भी हो रही है। सर, सरकार ये कह रही भारी भरकम बजट है, विकास ज्यादा हो रहा है, तो जल्दी अनुपूरक बजट लाना पड़ा। नहीं, हम कह रहे हैं कि जब आम बजट अभी विभागों को अवमुक्त ही नहीं हुआ तो खर्च कहां हो रहा है। और अनुपूरक बजट हमेशा लाने की परंपरा यही रही है कि आम बजट का धन अवमुक्त हो जाए, विभागीय कार्य हो
आवश्यकता अनुसार अनुपूरक बजट लाए जाते हैं। धन पूर्व के आम बजट के धन आवंटित हुए नहीं, उस बजट का खर्च भी नहीं हुआ और उसके पहले अनुपूरक बजट ला देना हम समझते हैं ये औचित्यहीन है, सरकारी धन का बंदरबांट और दुरुपयोग। इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार करी सभी लोगों को समाहित किया गया है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हम कह रहे हैं ये आम बजट प्रस्तुत करते वक्त सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही थी। उस समय इसको अपने एजेंडे में इसको शामिल करना चाहिए था, बजट प्रावधान करना चाहिए था और जो बजट पास भी हुआ उसको इन्होंने विभाग को अवमुक्त नहीं किया। अगर इतनी ही आवश्यकता है तो 7 महीने से बजट क्यों डंप पड़ा रहा, अब तक क्यों नहीं उन्मुक्त हुआ? अब बिना अवमुक्त किए, बिना खर्च किए अनुपूरक बजट का कोई औचित्य नहीं। एक सवाल और है सर, बजट सत्र जो 3 दिन का था, 3 दिन का है, उसमें आज हंगामा हुआ। अतुल प्रधान पर एक कार्रवाई भी अध्यक्ष ने कर दी, उनको सस्पेंड कर दिया इस सत्र से। किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, सदन को चलाने में अध्यक्ष और सभापति की भूमिका अहम होती है। सदन को अनुशासित करने के लिए उनका विशेषाधिकार है और उनके विवेक पर है वो क्या निर्णय लेते हैं, उस पर हम समझते हैं प्रतिक्रिया देना औचित्यपूर्ण नहीं। एक आखिरी सवाल है, रामपुर, खतौली और मैनपुरी का उपचुनाव अभी कल हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अगर कम रहा है तो रामपुर में रहा है। अब तीनों सीटों में आप समाजवादी पार्टी अपने को कहां देखती है? देखिए, कुल मिला के भाजपा सरकार का जो अराजक रवैया है, जिसके चलते चुनाव को प्रभावित करने के लिए सारे 3 तिकड़म, हथकंडे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, पुलिस बल का दुरुपयोग कर मतदाताओं को डराना, धमकाना, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उठाकर थाने में बैठा लेना और किसी भी सरकार के गलत कार्यों का विरोध करने पर आम जनता में दहशत पैदा करना, ये भाजपा सरकार की शक्ल बन गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को न अपने काम पर भरोसा है, न अपने नीति पर भरोसा है, इसीलिए गुंडागर्दी और अराजकता के माध्यम से सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। और यही कारण है कि जहां भी उपचुनाव हुए, भाजपा सरकार ने उन क्षेत्रों को छावनी में तब्दील कर दिया था और यहां तक कि जहां जानते थे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है या मतदाता बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के हैं, वहां से मतदाताओं को वोट डालने के लिए जाने ही नहीं दिया। आज जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है, यह पुलिस तंत्र द्वारा आम मतदाताओं को रोके जाने के फलस्वरूप आई है। वो कह रहे हैं फर्जी वोट नहीं पड़े इसलिए कम हो गया। यह अपनी गलतियों को, अपने पापों पर चर्चा डालने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी तो करेंगे। इसीलिए मशहूर है भारतीय जनता पार्टी किसी बात को घुमाने में, बात को गलत ढंग से रखने में, झूठ को सच बनाने में। सच से इनका कोई मतलब नहीं। अच्छी लच्छेदार बात करके लोक लुभावन नारे देने में माहिर हैं, जमीन पर इनका कोई काम नहीं। तो अनुपूरक बजट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि आम बजट का पैसा खर्च नहीं हो पाया, अनुपूरक बजट को अभी लाना अनिवार्य नहीं था। दूसरी तरफ चुनाव में जिस तरीके से सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, जिसके चलते वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हो पाया है। कैमरा शिवम भल्ला के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड में प्रभारी स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद से ही तमाम तरह की चर्चा हो रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोविड के चलते कई तरह की परेशानियां सामने आई, लेकिन इस बार सरकार ने अभी से यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं हिमाचल और गुजरात में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले ही एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त दिखा रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मतगणना के बाद चुनावी नतीजे और भी बेहतर होंगे। नागरिक होमगार्ड सुरक्षा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणा भी की। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड होमगार्ड्स ने अपना मोटरसाइकिल दस्ता भी तैयार करते हुए प्रदर्शित किया। साथ ही एक विशेष मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया।
देखिए, पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। ठीक है सर। जितने एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और हमारे होमगार्ड्स के जो जवान हैं वो जहां कम वहां हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। और आज धीरे धीरे जो होमगार्ड्स हमारा पूरा महकमा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। बहुत सारे प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो मैंने घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं के माध्यम से कहीं न कहीं उनका सभी का प्रोत्साहन होगा। हम इसके प्रति कृत संकल्पित हैं कि हमारे जितने भी इस प्रकार के सेवा देने वाले डिपार्टमेंट हैं उन सभी का प्रोत्साहन हो, उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। उस दिशा में हमारी सरकार निरंतर काम करेगी। उत्तराखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण के बाद अब राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए एक महिला नीति बनाने की तैयारी हो रही है। राज्य महिला आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। तमाम संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और महिलाओं से सुझाव लिए जा चुके हैं और शासन की अनुमति के बाद इसका एक ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपा जाएगा, जिसमें महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर विशेष संबल प्रदान करने की योजना है। विशेष जोर देने का प्रयास किया जाएगा। इसको लेकर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या का कहना कि महिला आरक्षण के बाद प्रदेश में जल्द ही महिला नीति लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की कानूनी रूप देने का काम किया है। ठीक इसी प्रकार से सरकार की यह भी कोशिश है कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक महिला नीति बने, जिसको लेकर महिला आयोग पूरे प्रस्ताव को ड्राफ्ट कर रहा है और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आहूत होने वाली है, जिसमें और भी विभिन्न बिंदुओं को लेकर महिलाओं के जितने भी बिंदु उत्तराखंड के परिवेश में हम लोग देखते हैं उसके संदर्भ में जो है मंथन होगा, जिसमें हमारी ये कोशिश है कि महिलाओं के हर प्रकार के हित, चाहे आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण से हो, चाहे उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे उनके संग में किसी प्रकार का भेदभाव होता हो उस दृष्टिकोण से हो, उनके मौलिक कर्तव्य जो हैं उसको हो, तो उत्तराखंड के महिलाओं के लिए हर प्रकार से एक नीति हर परिप्रेक्ष्य में उसको लेकर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत जल्द से जल्द जो है हम लोग महिला नीति को फाइनल स्वरूप देंगे और बहुत जल्द जो है वह कैबिनेट में आते हुए जो है उत्तराखंड ऐसा राज्य बनेगा जहां पर महिला नीति जो है वह अपना रूप ले चुकी होगी। तो अभी फिलहाल मंथन के उसमें है, लेकिन कोशिश जल्द से जल्द की है। वक्त हम छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।